ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी इनके डाउट हैं चैट में लिखो तो समझ आएगा। 43 40 तो 43 मैंने कल कराए हैं, कल का रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, ठीक है। अभी जो सर आज लेक्चर फाइव हो ना सेवन ऐप ऑलरेडी है, तो 43 कल कराए हैं, उसमें डाउट पूछो। 5 और 7। हाँ, 1 बाय 1 करते हैं, चैट में लिखो, मैं 1 बाय 1 देख लूँगा क्वेश्चन नंबर, है ना। जो भी क्वेश्चन है एक बार लिख दो क्वेश्चन नंबर। तो ये 5th क्वेश्चन मैंने अभी, जिनका डाउट है, सॉरी इसमें ये 43 नंबर क्वेश्चन जिनका डाउट है, तो कल का लेक्चर अपलोड हुआ होगा आधा घंटे का, तुम देखना लेक्चर नंबर जो भी जैसे है ना, क्या 103 और 108, हाँ उसमें देख लेना, तो उसमें मिल जाएगा। ऐप पे जाके देखो, लास्ट रिकॉर्डेड लास्ट अपलोडेड लेक्चर जो कल का, जो अपलोडेड लेक्चर कल 2 लेक्चर अपलोड हुआ होगा, है ना, 102 103 एक ऐसा है ना। नोट्स देख लो, नोट्स में भी सॉल्यूशन है भाई, कल जो नोट्स भेजे है ना, खोल के देख लो, सॉल्यूशन उसमें लिखा हुआ है। तो मतलब ऐप पे एकलव्या 1 या एकलव्या 2 बैच का जो लेक्चर है ना, जो कल नोट्स भेजा था बच्चों ने, मतलब हमने, हमारी टीम ने, 103 लेक्चर में होगा। 103 लेक्चर का ऑलरेडी देखो ड्राइव वो ऐप में पड़ा हुआ है नोट्स, उस नोट्स और ग्रुप में भी है, चेक कर लो। तो 43 कल सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो वीडियो देख लोगे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। 47 में क्या है, तो आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, सिंपल वर्ड से सिंपल है ना ये तो। ये सिंपल, जिसको बेसिक क्रिटिकल रीजन दे ही रखा है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है भाई। तो ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, चेक करते हैं, देखो ऐसा क्या इसमें मिल गया। हमसे पूछा है, इसमें क्या डाउट है भाई, ट्राई किए हो, क्या डाउट आ रहा है बताओ। यही डाउट है ना 47 जिसका डाउट है, क्या डाउट है, ट्राई करके आए हो, ऐसे ही पूछ रहे हो, तुक्का लगा रहे हो। डिस्प्ले इंस्टॉल किया था पर इसमें रेंज में आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा, रेंज में आंसर नहीं आ रहा है, ओके। ये आंसर आ जाता है सर। ये सर 0.71। सिंपल पावर है ना, पावर इतने। सी आंसर आता है। हाँ सिंपल, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं आ रहा है, क्योंकि मान लो ये टी अगर बोल दूं मैं समेसन एक्स आई को, सो टी अगर समेसन एक्स आई है, आई फ्रॉम 1 to 4, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्स आई पॉइसन लैम्बडा है, सो टी क्या होगा, पॉइसन 4 लैम्बडा। तो आसान सा क्वेश्चन है। सो इसमें अब हमसे क्रिटिकल रीजन बोल रखा है, मान लो एक बार गलत हो गया दोबारा कर लो। टी मोर देन इक्वल टू 5 है, क्या पूछा है, पावर निकालना है, बीटा पावर ऑफ द टेस्ट। सो पावर का फॉर्मूला क्या है, या तो फॉर्मूला गलत यूज़ कर रहे होगे, रिजेक्ट एच नॉट वेन h1 इज ट्रू, तो ये लगाओ, तो पावर ही बीटा है। सो प्रोबेबिलिटी टी मोर देन इक्वल टू 5 गिवन एच नॉट इज ट्रू, तो लैम्डा बराबर 1 रखना है, तो मतलब पॉइसन 1 में टी मोर देन इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो या तो 1 माइनस कर लो, अगर वैसे लगे तो, अब आगे निकाल सकते, आगे निकालना तो 1 माइनस कर लो। सो लैम्डा 1 का मतलब है, सो अंडर एच नॉट एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन 1, ठीक है, तो अंडर एच नॉट एक्स आई है पॉइसन 1। होगा भाई, इसमें क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी टी लेस देन 5 या लेस देन इक्वल टू 4। अब एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा ना, थोड़ा यही है।
जहाँ पे टी जो लेंगे हम, टी इज़ अभी के लिए पॉइसन 4, क्योंकि लैम्डा 1 रख लेना है। तो टी है ना, ये पॉइजन लैम्डा को जब 1 वन रख दोगे। पॉइंट फाइव हम्म 1.5 रखना है। क्या करना है? H1 1.5 रखना है ओ लेमडा। सॉरी सॉरी, H1 ट्रू है ना, अच्छा। H1, यही गलती तुमने तो नहीं किया, देखो हमें H1 ट्रू करना है ना, H1 इज ट्रू। तो H1 में क्या है, 1.5। हाँ सर यही गलती है मेरा। अच्छा यही गलती हुआ तुमने भी, ठीक है। तो क्योंकि एच रिजेक्टिंग एच नॉट है, H1 इज ट्रू है ना, जैसे मैंने 1 रख दिया। तो इस तरह से है, तो यहाँ पे अंडर H0 1 है ना, ठीक है, ये लाइन सही लिखा मैंने। और अंडर H1 जो है वो है, तो हमें देखना है अंडर H0 या अंडर H1। तो जब साइज निकालते हैं तो अंडर H0 और पावर अंडर H1। मतलब यही कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, बाकी अप्रोच इसमें कुछ खास नहीं है, आसान है। सो पॉइसन 1.5, तो अंडर है ना H1 बात करना था ना, H1 इज ट्रू, तो H1 1.5 इससे कर लो। तो लैम्डा अब यहाँ अंडर H1 करोगे तो टी हो जाएगा 4 इंटू 1.56। अब इसमें निकालो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/1, ठीक है। 0 से कहाँ तक होगी, 0 1 2 3 4 सब पे निकाल के फिर सिंप्लीफाई करो। तो कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। कितना आता है जी, 7.1। 0.71, ठीक है ना। तो ये मतलब थोड़े बस कैलकुलेशन है, बस केयरफुली यहाँ ध्यान रखना है कि H1 हमें पावर में गिवन H1 लेना है और साइज में गिवन H0 लेना है, ठीक है। तुम्हारे 2 क्वेश्चन देखते हैं अभी और। सो मुझे लगा था सर ये क्वेश्चन में रेंज में आंसर आएगा, इसके लिए मैंने आपको पूछा था। नहीं नहीं एग्जैक्ट, मेरे को भी तुम पूरा सॉल्व करोगे तो तुम देख के छोड़ दोगे फिर तो हो गया, तो ऐसे एग्जाम में सारे क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। द थिंग इज वी हैव टू ट्राई टिल लास्ट, जहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं करेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। पहले ऑप्शन देके घबरा गए फिर तो हो गया। भाई तुम अपना सॉल्व करो ना, ऑप्शन बाद में देखेंगे क्या है, हम तो पहले पूरा सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके हिसाब से सोचेंगे क्या है। कि एक नंबर आएगा वो देखना है किस में फॉल कर रहा है, वैसे तो ऐसा दे रहा है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, तुम कंफ्यूज हो रही है चीज़ है। तो अरे 1/1 करो भाई, पीवाई के नॉन पीवाई के सब एक साथ थोड़ी होगा। अभी जो पीडीएफ खुला हुआ है उसका बताओ, ठीक है। तो इसमें आते हैं थोड़ा ऊपर, क्या है 40 तुम्हारा, क्या है 50 52, देखो इसमें देख के ख़त्म ही करते हैं। 50 में क्या है, ये भी आसान है। पी ई वैल्यू टेस्ट। का डेफिनेशन बस लगाओ ठीक से। दिक्कत क्या है, प्रैक्टिस कम करते ना इसलिए गलतियां होती हैं, कोई नहीं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लैरिटी आती रहेगी। इसलिए कहता हूँ रिवीजन कई बार से पी वाई क्यू 2-4 बार सॉल्व कर लो, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। पहली बार तुम्हें लगेगा कुछ नहीं आता, दूसरी बार लगेगा कुछ आता, तीसरी चौथी पाँचवीं बार करोगे तुम्हें लगेगा सब आता है ना, फिर वैसा फील आएगा अपने भगवान है वैसे वाला। बट सॉल्व करोगे तभी तो समझ आएगा। लेकिन उसके लिए 4-5 बार पी वाई क्यू सॉल्व करना पड़ेगा, जो पिछले 20-21 साल के पेपर है उसको बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए ना, क्वेश्चन देख के तुम्हें पता चल जाना चाहिए ऐसे होगा, तो उसके लिए है कि उसके सॉल्व करना पड़ेगा कई बार, तब जाके वैसे फील होगा, ये है। तो x1 x2 x9 वी आर रैंडम सैम्पल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, और एक्स बार दे रखा है, एस स्क्वायर दे रखा है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों अननोन पैरामीटर है ना। तुम देखो तो ये जो क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन लिख रहा ना, तो मुझे एक्स बार की ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है 9.8, और कैपिटल एस स्क्वायर की ऑब्जर्व्ड वैल्यू स्मॉल एस स्क्वायर लिख देता हूँ जो कि है 1.44। तो मतलब यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी कितना जी, 1.2। तो अब इफ़ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस दिस, तो कल मैंने एक थ्योरम लिखाया था, तुम लेक्चर नंबर 103 जो है ना उसका नोट्स देखो खोल के, उसके सबसे नीचे एक थ्योरम लिखा हुआ है। लेक्चर नंबर 103 का नोट्स कल भेजा था ग्रुप में, खोल के देखो, उसमें नोट्स के सबसे लास्ट में एक थ्योरम है। तो तुम्हें इसका क्रिटिकल रीजन निकालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल में सीधा सीधा टेस्ट है। और तुम्हारे क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है वहाँ पे कि जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है सिंपल वर्सेस कंपोजिट में, मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल का ही क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए सिंपल थ्योरम मैंने लिख दिया था। तो यहाँ पे जैसे है H0 में कि म्यू इज़ 8.8 अगेंस्ट H1 में है म्यू मोर देन 8.8, तो डायरेक्टली तुम इसके हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट लिख सकते हो, ये क्रिटिकल है ना। तो इसका जो क्रिटिकल रीज़न होगा, रिजेक्ट H0 इफ़ जो इसका साइन है वही इसका साइन होगा,
तो ये इसका क्रिटिकल रीजन होगा। कल मैंने एक थ्योरम लिखा, उस थ्योरम से तुम थ्योरम देख लो, लेक्चर नंबर 103, मतलब कल का जो डाउट क्लास हुआ था उसमें कराया था मैंने, कल 10 से 11 जो क्लास हुई थी तो रात को, तो उसमें ठीक है। तो ये है, तो इसका क्रिटिकल रीजन ये हो जाएगा मोर देन इक्वल टू। अब रिजेक्शन रीजन पता चल गया, तो पी वैल्यू का अगर फॉर्मूला लगा लो, पी वैल्यू में क्या चाहिए, रिजेक्शन रीजन तो चाहिए, तो पी वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो आप लगाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, मतलब रिजेक्टिंग एच नॉट में स्पेशली ये होता है कि एक्स बार मोर देन इक्वल, अब ये जो के है ना, के इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली, तो पी वैल्यू निकालते हुए क्या करना होता है, इस क्रिटिकल पॉइंट की जगह है ना, इसका कुछ इस तरह का ये के है, तो ये प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा होगी, हम के अगर निकालेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा है, लेकिन हमें इस के प्लेस पे यूज़ करना पड़ता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो कितनी आएगी भाई, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्वेश्चन ये है, तो जैसे अभी तो मैंने एक्स बार ही ले लिया है ना, मतलब जो यहाँ यूज है ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है और ये क्रिटिकल पॉइंट है। अगर आप दूसरे तरीके से लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से लिख देते हैं हम। तो अभी के लिए एक्स बार मोर देन के लिखा तो यही लिखेंगे। तो इस एक्स बार की ऑब्जर्व वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 9.8, तो हम यहाँ 9.8 लिखेंगे। गिवन एच नॉट इज ट्रू, पहले तो पी वैल्यू का फॉर्मूला देखना जो मैंने लिखाया हुआ है, यही है प्रोबेबिलिटी टी मोर देन इक्वल टू कैपिटल टी इज मोर देन इक्वल टू स्मॉल टी व्हेन एच नॉट इज ट्रू, यही है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एच नॉट इज ट्रू का मतलब क्या, तो हमें निकालना है, तो एक्स बार एच नॉट में क्या था, म्यू इज इक्वल टू 8.8, तो 8.8 घटा दो है ना, और अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, तो सिग्मा तो अननोन है, तो सिग्मा से कैसे डिवाइड करेंगे, तो हमें एस से डिवाइड करना पड़ेगा, एस बाई रूट एन, ठीक है। तो मैं भी समझाने के लिए ऐसे ही लिख देता हूँ, देखो तो ये है म्यू गिवन, तो यहाँ आएगा मोर देन इक्वल टू 9.8 माइनस म्यू की ऑब्जर्व, क्योंकि अंडर एच नॉट है ना, तो एच नॉट है क्या, एच नॉट था कि म्यू को लेना है 8.8, यही ना एच नॉट है, तो म्यू की जगह रखो 8.8, एस की जगह तो यहाँ 1.2, और रूट एन, एन कितना हमारे क्वेश्चन में है 9 है ना, तो हमारे क्वेश्चन में जो एन है वो 9 है, तो रूट एन हो जाएगा 3। तो यही है एक्स बार की ऑब्जर्व वैल्यू, म्यू की ऑब्जर्व वैल्यू, एस की ऑब्जर्व वैल्यू, रूट एन की ऑब्जर्व वैल्यू, गिवन एच नॉट इज ट्रू। ये मैंने यूज़ कर लिया ऑलरेडी, तो लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, इसको मेनली यूज़ करना होता है, तो इसको हमने यहाँ यूज़ कर लिया ना 8.8 में, लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सो ये है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मैंने फर्दर इसको है ना मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये जो क्वांटिटी है इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा है ना, क्योंकि यहाँ सिग्मा अननोन था, इसको फर्दर मैं लिखता था ऐसा करता, एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन, तो के माइनस म्यू एस बाई रूट एन, तो इसका नाम मैंने यहाँ कॉन्स्टेंट रख देता है ना, ये जैसे के है तो इसका नाम मैं k1 रख देता, k2 रख देता, सी रख देता, इसका नाम सी रख दिया, तो इस तरह से इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था। अब क्वेश्चन ये है कि इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या होगा जी कोई बताओ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्स बार माइनस म्यू टी एस बाई रूट डिस्ट्रीब्यूशन, टी टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 n-1, तो n हमारा 9 था तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो t8 लिख रहा हूँ, इसका मतलब रैंडम वेरिएबल है ये। अब ये मोर देन इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 1/3/1.2 कितना 2.5 2.5, ठीक है। तो मेनली इसका ही काम है, ये तो हो चुका है इसका यूज़, तो छोड़ दो। अब ये आपको निकालना है एक्चुअली, तो ये है पी वैल्यू। अब इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी गिवन डेटा पॉइंट की, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी है, वो जो मैं अक्सर नोटेशन यूज़ करता हूँ कि जैसे T(n-1) अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा, ये 1 माइनस अल्फ़ा, ये नोटेशन है। इसका मतलब क्या है कि T(n-1) डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन T(n-1) अल्फ़ा, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी T(n-1) मोर देन इक्वल टू T(n-) अल्फ़ा, अल्फ़ा होगा। यहाँ किसकी ज़रूरत है, अभी ये मोर देन इक्वल टू है, तो मुझे इसकी ज़रूरत है, देखो ध्यान से, तो ये आंसर अल्फ़ा आएगा कब, अगर ये नंबर T(n-1) अल्फ़ा हो। तो देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसका आंसर आएगा अल्फ़ा, वेयर ये जो 2.5 दे रखा है T8 अल्फ़ा है। अब ये अल्फ़ा क्वेश्चन हमें बता रहा होगा, ये कहाँ से लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने इस नोटेशन से, क्योंकि ये हम जानते हैं, दिस नोटेशन वी नो, इसके अकॉर्डिंग कि T(n-1) रैंडम वेरिएबल मोर देन इक्वल टू T(n-) अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा होगा।
तो ये प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा है। तो आंसर मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर Tn-1 अल्फ़ा हो जाएगा तो इसका आंसर अल्फ़ा आ जाएगा। तो मुझे यही तो जानना है कि अल्फ़ा क्या है, तो वो यहाँ से आएगा। और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसका पेपर है, जैम 2022 का। 22 का पेपर खोलो, पहला पेज पे जाके देखो, दे रखा होगा जी। तो क्या दे रखा है देखो, बताओ अल्फ़ा क्या है, फर्स्ट पेज पे जाके दिया है कि नहीं, दे रखा होगा। हाँ, सो व्हाट इज़ दैट अल्फ़ा, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि T8 कॉमा व्हाट क्या लिखेंगे जो कि 2 के इक्वल होगा, यहाँ क्या होगा जो 2 के इक्वल आ जाए। तो जैम 2022 के फर्स्ट पेज पे जाके चेक करो, क्योंकि ये तो टॉपिक वाइज है ना, मतलब ईयर वाइज वाले पेपर में है कि नहीं। हमें किसा खोलना, 22 का ही पेपर खोलना ना, तो इसमें तो 21 तक का ही होगा। सर 0.0185 लिखा है। अच्छा, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो हमें चाहिए 22 वाला, 22 वाला चाहिए। किसका चाहिए, लो किसका आ गया ये तो किसी का भी डाउनलोड हो गया होगा, बायोटेक्नोलॉजी का। तो हमें तो एमएस वाला चाहिए था ना, एमएस। तो ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जैम 2022 देखो। तो ये फर्स्ट पेज पे सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, 0.818। ठीक है, ये है T8 कॉमा 0.0185 इज 2.5। तो हमें यही जानना था। अच्छा 2 में लिख दिया था क्या, 2.5 ना, 2.5। तो मतलब ये 2.5 क्या होगा, मतलब यही चाहिए ना मुझे कि 2.5 को क्या लिखोगे। तो मुझे मतलब जैम के पेपर ने बताया कि भाई ये जो तुम्हारा आ रहा है ना, मतलब हमें चाहिए था पी वैल्यू। सो प्रोबेबिलिटी T8 और जैम का पेपर कह रहा है ये होगा T8 कॉमा 0.0185। तो हम तो नोटिस ये अल्फ़ा हो गया। तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला होता है हमारा जो हम जानते हैं, T8 मोर देन इक्वल टू T8 अल्फ़ा इज़ अल्फ़ा। तो ये यूज़ करेंगे। तो T8 मोर देन T8 अल्फ़ा, तो इज़ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा है 0.0185 इज़ द आंसर। कोई डाउट, तो ये आपका पी वैल्यू आंसर है। एक बार चेक कर लो, कुछ डाउट हो तो बताओ। तो ये वन साइडेड टेस्ट है, जब भी यहाँ मोर देन था तो यहाँ मोर देन आएगा, यहाँ लेस देन होगा तो यहाँ लेस देन आएगा, लेस देन इक्वल टू। यहाँ नॉट इक्वल टू है तो टू साइडेड हो जाएगा, तो मॉड में आएगा फिर। तो वो थ्योरम कल मैंने लिखा है, वो चेक करो। तुम्हारे एक और क्या रहेगा 52। तो इसमें भी पी वैल्यू है, ये भी सिंपल ही है, सिमिलरली होगा। देखो तो यहाँ भी सिमिलर है ना, सिमिलर ही है। तो अगर इसमें थ्योरम देखोगे तो यहाँ एच नॉट क्या है, यहाँ एच नॉट है, अभी मैं जनरल लिख देता हूँ, थीटा नॉट अगेंस्ट H1 है थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट। तो इसका जो क्रिटिकल रीजन आता है ना, रिजेक्ट H नॉट इफ मॉड एक्स बार माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू के, ये आता है। साइज अल्फा का लिखोगे तो साइज अल्फा का आता है मॉड एक्स बार माइनस म्यू, सिग्मा नोन है, अननोन है, यहाँ पे अननोन है, तो फिर से एस यूज़ होगा। तो एस दे रखा होगा है ना, तो सिग्मा अननोन है तो एस यूज़ होगा। तो यहाँ एस बाई रूट एन मोर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा फिर से टी में जाएगा जी, Tn-1 कॉमा अल्फ़ा बाई टू, टू साइडेड है ना, तो अल्फ़ा बाई टू। तो ये जस्ट एक थ्योरम है, और ये फिर से वही थ्योरम जो कल लिखा था, 3 पार्ट में लिखे होंगे मैंने, तो आप वो चेक कर लो। तो ये तो बस समझाने के लिए, अब आते हैं हम लोग इस पे। तो ये के है, अभी समझ लो यही के है, तो इसके जगह इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज़ करनी पड़ती है हमें। तो अभी देखो ध्यान से क्या क्या गिवन है। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो इसमें है
कि n की वैल्यू 4 है, ठीक। रैंडम सैंपल फ्रॉम दिस, जहाँ थीटा और सिग्मा अननोन है, x बार की वैल्यू, सिमिलर क्वेश्चन ही है, बस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चेंज की होगा क्योंकि टेस्ट चेंज हो गया, h1 चेंज हो गया। और 1/n-1 समेसन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर का मतलब पता होगा आपको, तो एस स्क्वायर की ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 20.25, तो s की वैल्यू 20.25, ये किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 20.25 का? 4.5 2 4.5 4, 4.5 अच्छा 45 का स्क्वायर 2025, ओके, तो 4.5 हो गया। अब बाकी ये हमें गिवन है डेटा क्वेश्चन में। अब हमसे कह रहा है कि प्रॉब्लम ये है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ रिजेक्शन रीजन जो होगा ये होगा, आपको हर बार निकालना नहीं है, याद रखना है, वो जो थ्योरम लिखा रखे हैं चेक करो, उसको याद रखना है, ठीक है। थ्योरम क्या है, अगर मैं तुम्हें ओपन करके दिखाऊं, मैं इस थ्योरम की बात कर रहा हूँ, देखो कल का नोट्स ना, क्या 103 बोल रहा हूँ ना मैं, तो ये है कल का नोट्स। तो एक तो ये क्वेश्चन कल कराया था मैंने, 28 पूछा था, तो 28 का ये सॉल्यूशन था, वीडियो देख लेना, अगर ऐसा समझ नहीं आएगा लिखा हुआ तो वीडियो देख लो। और ये था 43, यही करा रहे थे, इसमें हमने ये थ्योरम यूज़ किया, मैं इस थ्योरम की बात कर रहा हूँ। देखो तो इसमें क्या है कि अगर एच नॉट है म्यू मोर देन इक्वल टू म्यू नॉट, या इवन है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और H1 है म्यू लेस देन म्यू नॉट, तो इसका रिजेक्शन रीजन ये होगा। अगर साइज अल्फा रिजेक्शन रीजन होगा तो ये आएगा। फिर म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट एच नॉट है, या म्यू इक्वल टू म्यू नॉट है, तभी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा। यहाँ म्यू मोर मतलब H1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल रीजन डिसाइड करने के लिए, तो म्यू मोर देन इक्वल म्यू नॉट, इसका क्रिटिकल रीजन ये होगा। साइज अल्फा में ले जाओगे तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो इसका क्रिटिकल रीजन ये होगा। इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करो, यहाँ सिग्मा तब यूज़ किया है जब सिग्मा नोन है, अगर सिग्मा अननोन होगा तो ये एस में चला जाएगा, तो एस में फिर टी बन जाएगा, ठीक है ना, दो केस है। तो ये जो यहाँ लिखा है ना मैंने, ये कब है, ये टी में क्यों गया है, क्योंकि इफ सिग्मा इज अननोन, अगर सिग्मा नोन होता तो ये बनता एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन मोर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2, कब, इफ सिग्मा इज नोन, ठीक है, तो कल नोन वाला लिखा था। तो ये साइज अल्फा क्रिटिकल रीजन होगा अगर सिग्मा नोन है, और ये साइज अल्फा का क्रिटिकल रीजन होगा अगर सिग्मा अननोन है, ठीक है। तो कल एक ही पार्ट लिखा था मैंने, तो ये समझना है, ओके है। सो सर लार्ज सैंपल के लिए जेड यूज करते हैं ना, स्मॉल सैंपल के लिए तो टी यूज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो उस पर डिपेंड करता ही नहीं, लार्ज और स्मॉल सैंपल पे। ये तो नॉर्मल तो हमेशा, मतलब देखिए लार्ज और स्मॉल सैंपल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल है तभी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एन छोटा होगा तो क्या यूज़ करेंगे, टी टेस्ट। नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट दैट लाइक दैट, ये ड्यू टू दैट थ्योरम हो रहा है, ये एक थ्योरम, सैंपल वेरिएंस से डालना। हाँ एग्जैक्टली, जो ये हाँ वो एक्चुअली आप सैंपल सैंपल, वेरिएंस वाला। हाँ इसमें सिंपल लॉजिक ये है, उसमें एन का कोई रोल है नहीं, यहाँ पे एन का कोई रोल नहीं, एन छोटा हो बड़ा हो उससे कोई रोल नहीं है। तो ये जो था नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, क्योंकि एक्स बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, यही ना। तो ये हाँ उससे स्टैंडर्डाइज कर लेंगे, ये हो जाता है। लेकिन अब क्या नॉर्मल होता है 0 1। कि अब जब आप म्यू को हटा के एस रखते हो तो ये उससे प्रूफ हो जाएगा, आप इसको प्रूफ कर पाओगे नॉर्मल 0 1 अपॉन काई स्क्वायर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन का रूट, ये बन जाएगा। इसको अगर चाहो तो इससे प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ऐसा बनाया जा सकता है, मतलब इस चीज़ को ऐसा कन्वर्ट किया जा सकता है, सिग्मा से डिवाइड कर लो, खाली सिग्मा से दोनों तरफ डिवाइड कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये इसमें से ये क्या आ जाएगा टी एन माइनस वन, तो इसी लॉजिक से ये टी एन माइनस वन आता है ड्यू टू दिस थ्योरम, ठीक है, वैसा है। ओके तो ये वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सिग्मा नोन है तो नॉर्मल जीरो मतलब जेड बनता है, जब सिग्मा अननोन है तो ये बनता है, ठीक है। ओके तो अभी के लिए हम लोग, चूंकि यहाँ सिग्मा अननोन है तो अननोन है तो यही वाला टी में जाएगा, सिग्मा अननोन होता तो ये जेड में चला जाता। पिछला क्वेश्चन अभी यही स्टोरी था, ये टी में इसलिए गया क्योंकि सिग्मा अननोन था, इसी क्वेश्चन में सिग्मा को नोन कर दो तो ये जेड में चला जाएगा, तो ये टी के बजाय जेड, ये भी जेड हो जाएगा, ये सब जहाँ जहाँ टी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है वो सब जेड हो जाएगा, नॉर्मल 0 1 हो जाएगा। सिग्मा अननोन है इसलिए यहाँ पे टी बना है।
ओके तो आते हैं पॉइंट पे। तो हमारे पास है रिजेक्ट एच नॉट इफ, तो इसका क्रिटिकल रीजन हम ऐसा लिख दे, अभी के लिए ऐसा लिख देता हूँ, एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन। यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, के चाहो के लिख लो या ये लिखना ये लिख लो, क्योंकि हमें इसका ऑब्जर्व वैल्यू यूज़ करना। इफ़ यू वांट यू कैन यूज सम सी इफ़ यू वांट, है ना, ये लिखना ये भी लिख लो, कोई क्योंकि ये कांस्टेंट ही तो है, ये कांस्टेंट ही है ना ये चीज़, तो इसका कोई रोल नहीं है पी वैल्यू में। तो पी वैल्यू अगर हम निकालें अब, तो हमें हमारा काम है पी वैल्यू निकालना, है ना। सो तो हमें चाहिए पी वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हैं, ओके चलिए पी वैल्यू लिखते हैं यहाँ से। सो पी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फिर से वही कि टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो अभी साइज अल्फ़ा में जाएंगे तो म्यू हो जाएगा अपॉन, अभी म्यू रखो, सिग्मा नहीं एस बाई रूट एन मोर देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिख यूज़ करो अब। तो एक्स बार की ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है 3.6 म्यू, क्योंकि पी वैल्यू तो अंडर एच नॉट होता है, तो एच नॉट में म्यू की वैल्यू कितनी है 0, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 0। अच्छा जब म्यू लिख रहा हूँ वहाँ थीटा है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा उस क्वेश्चन में मैं म्यू लिख रहा हूँ। तो 0 अपॉन एस की वैल्यू 4.5 अपॉन रूट एन, एन 4 था तो रूट एन 2 होगा। कब, व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, तो मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है एच नॉट इज़ ट्रू। तो ये जो पी वैल्यू है, ठीक है, तो ये बनेगा मॉड टी विथ n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो मॉड T3 मोर देन इक्वल टू कितना आएगा जी, 7.2 अपॉन 4.5 1.6 1.6, ठीक है। व्हेन म्यू इज़ 0, तो म्यू 0 यूज़ कर चुके हैं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब देखो, तो अभी म्यू बराबर 0 को इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि इसको यूज़ कर लिया मैंने। अब यहाँ फिर से आपको ये लॉजिक समझना है, ये वाला यही टी वाला लॉजिक समझना है। यहाँ टू साइडेड है, मॉड है ना, तो होगा क्या, जैसे यहाँ नंबर है टी एन माइनस 1 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ है माइनस टी एन माइनस 1 अल्फ़ा बाई 2, तो ये प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा बाई 2, ये प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा बाई 2 बीच में, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन है, जो पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते थे वो एक्सेप्टेंस रीजन है यहाँ पे, ठीक है। सो होता क्या है, तो जैसे आप कहीं लिखते हो, मैं अगर लिखूँ कि यही ना मॉड टी एन माइनस 1 कॉमा, अभी तो रैंडम वेरिएबल है, मोर देन इक्वल टू टी एन माइनस 1 अल्फ़ा बाई 2, ये किसके इक्वल आएगा, जब ये लिख रहे हैं इसका मतलब ये वाला रीजन भी है और ये वाला रीजन भी है, अल्फा। ठीक है ना, दोनों है। मॉड है ना, मॉड खोलना आता है ना, मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू ए, जब आप, तो ये होता है एक्स मोर देन इक्वल टू ए यूनियन एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, दोनों मिला के रीजन आता है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही वो खोलोगे तो टी मोर देन इक्वल टू दिस, मतलब ये रीजन यूनियन टी एन माइनस 1 लेस देन इक्वल टू इसका नेगेटिव, तो ये दोनों वाला रीजन एक साथ आएगा, तो ये होगा अल्फ़ा, ठीक है। तो फिर से मैं यही लॉजिक वहाँ लगाऊंगा, ध्यान से देखो। तो मैं इसको लिखूंगा, मैं इसको अल्फ़ा लिखूंगा कब, अगर इसमें लिख लो इफ़ ये जो 1.6 है ये होगा टी एन अल्फ़ा बाई 2, ध्यान दो क्योंकि मैं ये वाला स्टोरी यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, कि मुझे ये पता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला है, मतलब रट्टा नहीं मारना, समझना है, तो ये खुद से भी तो बना सकते हो, ठीक है। तो टी एन माइनस 1 मॉड है टी एन माइनस 1 अल्फ़ा बाई 2 से इधर और इधर मिला के ये अल्फ़ा है, तो यहाँ जो नंबर है उसको ये होना पड़ेगा, तो मतलब 1.6 को ये होना पड़ेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है, तो दिक्कत यहाँ पे ये है 2023 के पेपर में क्या हुआ ना, जिन्होंने पेपर बनाए अपलोड किए तो वो बिना फर्स्ट पेज का अपलोड कर दिया वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे आपको फर्स्ट पेज मिलेगा ही नहीं 23 वाले का, कि उसने अपलोड ही नहीं किया। जब पेपर डाउनलोड करोगे तो क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट होगा, जैसे 22 का भी किया था डाउनलोड, तो पहला पेज इंस्ट्रक्शन या इंट्रोडक्शन था, फिर क्वेश्चन 1 2 3 स्टार्ट हुआ, उसमें क्या है 23 वाले में जो अपलोड किया वेबसाइट पे वो क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट होता है, तो कोई फर्स्ट पेज है ही नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन मतलब एग्जाम में था, बाहर जो उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड किया बाद में तो उसमें फर्स्ट पेज हटा रखा है, तो उस चक्कर में डेटा नहीं है, तो डेटा आपको टेबल से देखना पड़ेगा या खुद से करना पड़ेगा, टी टेबल से अभी देख लो तो उससे आ जाएगा। तो ये मतलब हमें ये जानना है यहाँ पे कि T3 कॉमा क्या लिखे कि 1.6 हो जाए, तो वो जो लिखेंगे वो अल्फ़ा बाई 2 होगा, तो हमारा आंसर यहाँ ये आएगा,
बताओ, तो ये कौन सा नंबर है? एनीवन? टी टेबल देखो जरा, देखना आता है टी टेबल? तो यहाँ है वेयर, अब t3 कॉमा सम नंबर इज 1.6, व्हाट इज दैट सम नंबर, ये मुझे चाहिए। एनीवन है पता? मुझे देखना पड़ेगा, टी टेबल देखो कि 3 के साथ क्या लेंगे ताकि 1.6 आ जाए। तो 3 के साथ एक 0.2 दिखाया जिसमें 1.638। ऐसे ऐसे ऑप्शन, अभी तो ऑप्शन देख के पता चल जाएगा मुझे। 32 का आंसर क्या पॉइंट दिया टू वन आ रहा है, है? 0.21। 0.21 नहीं, इसमें तो हाँ तो सर क्लोज टू वही हुआ ना, ओके। बी आंसर हुआ ना, बी आंसर आ एक्चुअल रहा आंसर क्या है? 52 का आंसर क्या दे रखा है? आंसर की में क्या है, है? बी 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 आ रहा है, दिल्ली। बी आंसर। तो जीरो, ये 208 वाला? हाँ अच्छा, तो 208 वाला आंसर है, इसका मतलब है पी वैल्यू पूछा था ना, तो ये है हाँ 208.208, इसका मतलब यहाँ पे आएगा अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे आएगा 0.104। चेक करो, क्योंकि ये अल्फा बाई 2 है ना, तो मतलब टी विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाके देखो 0.104 पे ये मिलेगा, क्योंकि वो तो आंसर हमारा अल्फा है। या मैं उल्ट वैसे लिखता, जैसे मैं अगर आपको ये समझाऊं कि प्रोबेबिलिटी Tn-1, मैं इधर ही लिखता हूँ, देखो इस तरफ ही, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ Tn या n-1 मोर देन इक्वल टू Tn-1 अल्फा, तो इसका आंसर 2 अल्फा होगा, क्योंकि दोनों साइड है ना, एक साइड है तो ये 2 अल्फा होगा। यही चीज़ यहाँ पे है, बस यहाँ अल्फा बाई 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये मॉड तो वैसा हो जाएगा। तो ये मतलब ये कहना मतलब ये बाहर पता नहीं है डेटा, मतलब ये दिया नहीं, वरना एग्जाम में ये दिया था, ठीक है, तभी आंसर ये आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.6 को ये लिखेंगे एंड देन आ जाएगा। तो हुआ क्या, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, 3 डिग्री फ्रीडम में यहाँ पे 0. क्या है? नहीं वो तो क्योंकि वो डेटा तो उस पे है ना, क्योंकि एग्जैक्ट तो देगा नहीं, ये तो ऐसे तो कॉन्टिन्यूस अल्फा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो टेबल है उसकी लिमिटेशन है एक्चुअली। तो वैसे तो हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं ना, तो वहाँ नहीं, टेबल में नहीं मिलेगा, इसलिए एग्जाम में एग्जैक्ट दे रखा होता है। इसलिए एग्जाम में टेबल थोड़ी देते हैं वो लोग, या टेबल यूज़ भी नहीं करना है, वो एग्जैक्ट डेटा दिया होता है जो यूज़ करना है। तो एग्जाम में मतलब ये लिखा होगा यूज़ दिस, है ना, जैसे एग्जाम में लिखा रहा होगा यूज़, या फर्स्ट पेज पे 3,0.104 दिस इज़ 1.6, जैसे पिछले वाले में लिखा था, जैसे पिछले वाले में लिखा था ना, पिछले क्वेश्चन में पेपर में, कि ये जो T8,0.185, अब टेबल में देखो ये भी नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम चेक करके देखो, टेबल में तो ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टेबल में क्या है, कुछ फिक्स अल्फा के लिए लिख रखा है ना उन्होंने, सारे अल्फा तो कॉन्टिन्यूस है, मतलब अल्फा कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1, तो सारी वैल्यू के लिए टेबल थोड़ी है, टेबल तो कुछ फिक्स पॉइंट्स के लिए है। तो जैसे पेपर में ये लिखा हुआ है, अब तुम टेबल में देखो नहीं मिलेगा, लेकिन ये नहीं है सर। ठीक है ना, ये तो टेबल में ये भी नहीं मिलेगा। तो टेबल देख के तो किसी पॉइंट पर निकाला जा सकता है, उसके लिए ऑनलाइन, मतलब तो आजकल तो ऑनलाइन वो भी है, मतलब तुम कोई भी पॉइंट दो वो बता देगा, वैसे है, लेकिन क्योंकि अब इन्फाइनटली मेनी वैल्यू है 0 से 1 के बीच में अल्फा की, तो हर पॉइंट पे तो नहीं लिखेगा टेबल में, तो कुछ फिक्स के लिए लिख रखा है, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये भी टेबल देख के, आपको टेबल की ज़रूरत ही नहीं, एग्जाम में जो ज़रूरत है वो दिया होगा, ये है। यहाँ बस थोड़ा दिक्कत क्या हुआ कि उनको अपलोड करना चाहिए था ना फर्स्ट पेज वाला पार्ट, तो ये उसके लिए मेल करना पड़ेगा जैम 2023 वालों को कि भाई ढंग का पीडी वो दो, है ना, वैसा था। एनीवे तो आगे आते हैं, अगले पे तुम्हारा बहुत टाइम हो गया। चलो भाई, बाकी जिनका डाउट है उन पे आते हैं, तो 5, 7, 8 फिर उस पे आते हैं। तो फाइव देखो, तो 5 में क्या टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या नहीं निकलते, सॉल्व किया था मैंने, ऐसे क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल पा रहे हो, मतलब क्या था क्रिटिकल रीजन। 5 मैंने पहले क्लास में ही सॉल्व किया था, चेक करो। सॉल्व क्रिटिकल रीजन तो दिया हुआ है।
मतलब ये यहाँ प्रूव दैट है ना, हाँ। तो वैसे ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्रिटिसिज्म दिया होगा एग्जैक्टली, तो वैसे तो दिया हुआ है। डाउट क्या है बताइए? सर इसको सॉल्व करने पर आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू k गिवन m इक्वल टू 3 इक्वल टू 11/60। आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब जैसे यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 to 3 तक जाएगी मैक्सिमम, तो यहाँ k से 3 है, तो हम लोग जब इसको समेशन करेंगे तो वो k से 3 तक मतलब कितना करेंगे वो नहीं समझ आ रहा है, मतलब k की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकलेगी? के की वैल्यू ही निकालने के लिए तो 11/60 दिया हुआ है, तो वो तो हिट एंड ट्रायल है एक्चुअली, वो हिट एंड ट्रायल हाँ है। सर, जीरो से 3 में ट्राई करने निकाले तो ये समेशन में नहीं निकल पा रहा। मतलब के 0 से 1, 3 में सर आ जाती है 11/60। हाँ वही। तो आपको एक्चुअली क्या करना है, हिट एंड ट्रायल है, एक एक पॉइंट लेके देखना पड़ेगा, और जिस पे मैच कर गया वो आंसर है। मतलब यहाँ हमने क्या है, जैसे लास्ट टाइम सॉल्व किया था हमने, ये अज्यूम करके क्रिटिकल के तुम्हें लास्ट टाइम निकाले नहीं थे, निकाला नहीं होगा लास्ट टाइम। नहीं सर, 10 3 3 आ रहा है हाइपर जियोमेट्री। सर अच्छा x फॉर द हाइपरमेट्रिक 10 3 3 यहाँ पर फिर वही बस ये नहीं निकल पा अच्छा, देखो तो क्योंकि ये चूंकि तब प्रूव दैट था, अब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्रिटिकल रीजन गिवन होगा, आपको बस के निकालना है ना। सो फाइन, के निकालना है फिर पावर निकालना है, ये है। तो देखो करते हैं, तो यहाँ से जो है हमारे पास कि एन अर्न कंटेन 10 बॉल्स, तो एक अर्न में 10 बॉल्स है, m टाइप 1 के 10 माइनस m टाइप 2 के, और हम कितने बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो स्मॉल n मेरे पास है 3, तो स्मॉल n 3, जैसे हम नोटेशन यूज करते थे ना, तो वैसे ही। तो कैपिटल N हमें 10 दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे जो डेटा मेरे पास है, x का डिस्ट्रीब्यूशन है हाइपर जियोमेट्रिक, ठीक है। सो हाइपर 10 3 जियोमेट्रिक 10 3 m, 3 अभी तो m होगा ना 3, अब अंडर h0 लिखोगे, सो अंडर h0 बात करेंगे तो h0 में m को 3 दे रखा है, तो अंडर h0 x है हाइपर ज्योमेट्रिक 10 3 3 अंडर h1, तो इंजनल m तो पता नहीं क्या है ना, वो तो h0 में कहा कि m3 है, टेस्ट करना है, और h1 में कहा m7 है, तो हमें टेस्ट करना है। सो अंडर h1 हाइपर ज्योमेट्रिक है 10 7 3, ये है। ओके, अब आगे देखते हैं। x इज द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन, तो ऑलरेडी हमने कंसीडर कर रखा है ना, यहाँ x जो है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन, ठीक। सो अब हमें क्रिटिकल रीजन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन रीजन, मतलब हम प्रूव भी कर सकते हैं ऐसे, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से प्रूव भी हो जाएगा। अगर चाहो कि कैसे आया, ये मोर देन इक्वल टू ही क्यों आया, लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं आया, तो वो इसका भी लॉजिक है, वो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जो था ना LH0/LH1, उससे आ जाएगा, ये है। उससे देखना पड़ेगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके अकॉर्डिंग प्रूफ हो जाएगा। सो रिजेक्ट H0, अभी मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि क्रिटिकल रीजन दिया है, मतलब अभी दिया हुआ है क्योंकि हमें तो प्रूव नहीं करना, उस तो मैं था, सो दैट अभी मैं अज्यूम कर लेता हूँ। तो हमारा काम ये है के क्या होगा, तो हमें साइज दे रखा है 11/60, और इसका डेफिनेशन क्या है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0, तो रिजेक्टिंग H0 गिवन साइज में H0 इज ट्रू, तो हमें m को 3 लेके चलना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके k निकालना है हमें, ठीक है। तो साइज का डेफिनेशन, इसी साइज की वैल्यू इसलिए दे रखी होती है क्वेश्चन में, ताकि आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सको। हेयर k इज द क्रिटिकल पॉइंट, x इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो k क्रिटिकल पॉइंट है, तो k निकालने के लिए हमें साइज दे रखा है ताकि क्रिटिकल पॉइंट निकाल सको। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है बस अब। तो m को 3 रख दो, चलो अभी के लिए m 3 रखते हैं, तो मतलब अंडर H0 ही बात करना है, H0 इज ट्रू, तो अंडर H0 हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है अभी, ठीक है। m को 3 रखने पर ये आएगा, तो जब x का डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर ज्योमेट्रिक 10 7 3 है, तो इसका PMF क्या होगा, तो PMF हम जानते हैं, डिनोमिनेटर में कैपिटल N चूज स्मॉल n, है ना, तो ये तो 3, और यहाँ होता है m जो कि है यहाँ पे 3, सो 3 चूज x 7 चूज n माइनस x 3 माइनस x, और इसका सपोर्ट क्या होगा, सो यहाँ पे जो सपोर्ट है आपका क्या है, ये सपोर्ट 0 1 2 3 तक,
तो निकाल Yes, लो sir. प्रोबेबिलिटी, एक काम करो प्रोबेबिलिटी निकाल लो। एक्स प्रोबेबिलिटी एट एक्स, 0 पे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 पे क्या होगी, 2 पे क्या होगी और 3 पे क्या होगी, रख के बताओ। 1 बाई 1 पुट करो, आंसर बताओ। पीएमएफ निकाल लो अंडर एच नॉट। केयरफुली सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। हाँ एक बार इसमें x को 0 रखो, आराम से सिंप्लीफाई करके चारों प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ऐसे ही दिख जाएगा हमें। तो इसी में इसका आंसर है, k की वैल्यू इसी टेबल में छुपी हुई है, समझो। टेबल में वैल्यू, टेबल फिल कर लोगे, आंसर आ जाएगा k की वैल्यू। आ गया जी, बताइए क्या क्या आया। Sir, 0 पे 0.2917 आ रहा है। एक मिनट, 1 बाई बता, 0 पे 0.2917। हाँ 2 9 अप्रॉक्स। हाँ डेसिमल, 52। डेसिमल में काहे निकाल, उसमें काहे, फ्रैक्शन में काहे नहीं निकाल ली, क्योंकि एग्जैक्ट देखना है ना मुझे तो। sir, हाँ तुम जोर से बोलो भाई नेहा, जो ही सपना, तो आवाज़ सही से नहीं आ रही है, माइक के पास आके बोलो। 0 पर 1/20 और फिर 1 पर है 1/40 और 2 पर है 7/40 एंड 3 पर है 1/120। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इस पे कितना, 2 पे, 2 पर 7/40 हाँ और 3 पर है 1/120। ठीक है ओके। अब काफ़ी है। अब यही दिक्कत है ना आपको कि के क्या लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, के एक बार 0 लो, एक बार 1 लो, एक बार 2 लो, एक बार 3 लो, और देखो किसके साथ मैच कर रहा है, तो हिट एंड ट्रायल है। मतलब अब आपको क्या करना होगा, यहाँ निकालना है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 3 लिख दूंगा मैं, तो ये 1/120 आ जाएगा, जो तो नहीं आया। अगर मैं x मोर देन इक्वल टू 2 लिख दूंगा, तो 2 3 को ऐड करना पड़ेगा, तो 120 करने के लिए इसको
मुझे करना होगा 4 तिये 12 है ना, 7 तिये 21, 22/120 होगा, ठीक है, तो मतलब 11/60। तो आगे हमारा आंसर जो आपको चाहिए था। तो k इज 2 एक्चुअली, तो 11/60 यहाँ क्या है, तो हमने ये डिसाइड किया कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2 जो है ना, व्हेन h नॉट इज ट्रू, दिस इज 11/60 एंड दैट इम्प्लाइज k इज 2। तो हो गया आंसर। समझ आया कि k मोर देन इक्वल टू 3 बस ये आएगा, मोर देन इक्वल टू 2 में ये आएगा, मोर देन इक्वल टू 1 में ये आएगा, मोर देन इक्वल टू 0 में ये आएगा, ऐसा। यस सर हो बस यही है। तो k की वैल्यू 2 आ गई, तो k 2 आई। फर्दर था कि फाइंड द पावर, अब पावर निकालते हैं। तो अभी हमने क्या किया, निकाल लेंगे पावर। होगा ना पावर, तो अब अंडर h1 हो जाएगा। बस जो चीज़ अब अंडर h0 कर रहे थे वही चीज़ अब अंडर h1 होगा। पावर में रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, तो h1 के अंडर फिर रिजेक्शन रीजन की प्रॉबिलिटी निकालेंगे। तो फाइनली जो क्रिटिकल रीजन यहाँ बना वो बना रिजेक्ट h0 इफ x इज मोर देन इक्वल टू 2। तो ये फाइनल क्रिटिकल रीजन है। अब इस क्रिटिकल रीजन पे पावर निकलेगा, तो रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, तो h1 में निकालना है, इस वाले हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना है x मोर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये तो हो गया। हाँ ठीक है, वो चैट में देख रहा हूँ मैं। तो 5 7 8 ना, तो 7 जो है, 7 भी आसान है, इसमें क्या ही है। तो फर्स्ट टाइम है ना, जैसे पहली बार जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, सो दिस इज डिफिकल्ट, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं फेल फास्ट, एक कोट है ना, फेल फास्ट, जितना ज़्यादा जल्दी फास्ट फेल होगे उतनी ज़्यादा लाइफ में इम्प्रूव करोगे। तो सर इसमें का कई सारा क्वेश्चन दिया है, मतलब इसमें टेस्टिंग ये नहीं, इसलिए एक्चुअली वो पैरामीटर की है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जैसे है f इज f0, तो ये सिंपल वर्ड से सिंपल ही है, या तो pdf ये होगा या pdf ये होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल वर्ड से सिंपल, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड है तो वो सिंपल है, तो सिंपल वर्ड से सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे करना क्या है हमें, पहला पार्ट है फॉर अ गिवन लेवल सो दैट द क्रिटिकल रीजन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर टेस्टिंग h0 अगेंस्ट h1। तो हमें सिंपल वर्ड से सिंपल है और हमें निकालना है मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो हमें याद करना होगा नीमन पियर्सन लेमा को, ठीक है। तो नीमन पियर्सन लेमा लगा देंगे, है ना, ये है। तो कोई दिक्कत नहीं, नीमन पियर्सन लेमा क्या कहता है, मोस्ट पावरफुल टेस्ट इज लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1 लेस देन इक्वल टू k। अब जब रैंडम सैंपल यहाँ साइज कितना है, अच्छा एक मिनट, तो यहाँ रैंडम सैंपल साइज 2 का है, नहीं, ओके, x1 x2 बी अ रैंडम सैंपल, ठीक है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो लाइक्लीहुड फंक्शन हमें ज्वाइंट यूज करना होता है ना। जैसे अगर मैं लाइक्लीहुड फंक्शन अभी लिखने की कोशिश करूँ, मतलब LH0 मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0, अभी कोई पैरामीटर है नहीं, आपको लग रहा होगा ऐसा है, देखो यहाँ पे हो सकता है यूनिफॉर्म 0 थीटा लिख देता, थीटा 1 दे देता, लेकिन वो एक्चुअली बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग है। मतलब ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको समझाऊँ तो कुछ ऐसा है, जैसे अगर इसको पैरामीट्रिक में कन्वर्ट करना हो तो कुछ ऐसा बनेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है थीटा x की पावर थीटा -1। तो अगर यहाँ आप समझेंगे तो h0 अगर आप इस व्यू से देखोगे तो थीटा 1 है, और h1 अगर इस व्यू से देखोगे तो थीटा 4 है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन पैरामीट्रिक में अगर कन्वर्ट हो जाएगा, अगर करना हो तो यही बन जाएगा ना, तो वैसा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वे उन्होंने उस तरीके से लिखा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे तो h0 में थीटा बराबर 1 है और h1 में थीटा बराबर 4 है, और यहाँ जो PDF जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है थीटा x की पावर थीटा -1 x मोर देन 0। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 0 से ना, इसे x बिटवीन 0 एंड 1 नॉट, तो x बिटवीन 0 एंड 1 ये हो जाएगा। तो
मतलब यही क्वेश्चन पैरामेट्रिक में ऐसा बन गया, आप ऐसे समझ सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं आपको कन्वर्ट करने की, ठीक है। एनीवे अगर मैं ऐसे कन्वर्ट करूँ तो लाइक्लीहुड फंक्शन, चलो इसी वे में कर लेते हैं। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है? लाइक्लीहुड फंक्शन इज जॉइंट, तो fx1 है ना। देखो लाइक्लीहुड फंक्शन होता क्या है, fx1 इंटू fx2, यही है। प्रोडक्ट को खोलोगे क्योंकि सैम्पल साइज 2 है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ fxi, यही चीज़ आप ऐसे लिख लेते हो कि fxi i फ्रॉम 1 to 2, यही है ना। तो निकालो जरा क्या होगा। तो 4x क्यूब। तो डिपेंड करता है किसके अंडर बात कर रहे हो आप, नहीं वो किसके अंडर, ये तो ठीक है। जैसे हम अंडर h0 या अंडर h1, जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0, तो अंडर h0 में fx1 इंटू fx2, यही है। तो fx1 में pdf कितना है, 1 इंटू 1, तो ये 1 हो जाएगा, 1 ही होगा ना। h0 में बात कर रहा हूँ, h0 में, तो h0 में दोनों pdf 1 1 रहेगा। अच्छा लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1, तो h1 में क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1, तो ये फिर से वही होगा, लेकिन ये h1 वाला pdf यूज़ होगा। सो 4x1 क्यूब 4x2 क्यूब, fxi होता है ना, तो ये बनेगा, तो ये बनेगा 16x1 क्यूब x2 क्यूब। चेक करो। अब लगाएंगे अभी मैंने पैरामीटर बस समझाने के लिए, इसको यूज़ नहीं किया मैंने, ठीक है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको यूज़ नहीं किया हमने, यूज़ वही किया जो क्वेश्चन में गिवन है, वो भी एक तरीका हो सकता है, बट अभी हमने सिंपल, हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन ये अंडर h0 ये होगा, अंडर h1 ये होगा। अब ये क्या कह रहा है, तो जो नीमन पियर्सन लेमा है वो ये कहता है ना, दिस इज ड्यू टू NP लेमा, नीमन पियर्सन लेमा, ठीक है। तो रख दो, तो ये 1/16 x1 क्यूब x2 क्यूब लेस देन इक्वल टू k, दिस इज द क्रिटिकल रीजन। अब आपको क्या करना है, इसको बोल रहा है सॉल्व करते करते यहाँ तक लेके आओ, तो आ जाएगा, सिंप्लीफाई करते जाओ यहाँ तक आ जाएगा, सॉल्व करते जाओ, इसको सिंप्लीफाई करते जाओ यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 क्यूब x2 क्यूब, इसको उधर ले आओ, तो मोर देन इक्वल टू 1/16 के हो जाएगा। इसका एक नया नाम रख दो, है ना, अभी के लिए k1 k2 करते रहो, चाहो तो इसका नाम k1 रख दो, फिर इसको हटा के k2 कर दो इसको, ठीक। तो अभी के लिए आगे आपके पास, अब ये x1 x2 होल पावर दिस मोर देन इक्वल टू k2, 3 को उधर भेज दो, तो x1 x2 मोर देन इक्वल टू, अब इसको k3 कर दो, मतलब पावर 3 इधर गया तो k2 की पावर 1/3, उसका नाम k3 रख दिया, ठीक। अब आपको पता है कि आपको क्या लाना है, मान लो यही चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है यही वाला, तो ऑप्शन में होता है इस तरह से log x1 प्लस log x2 मोर देन c, ऐसा ऑप्शन में लिखा होता। तो ये प्रोडक्ट में है, लगा दो log इस पे, तो प्रोडक्ट दोनों तरफ log लगा दो अब। सो दोनों तरफ जब log लगाओगे तो log x1 x2 क्या लिख सकते हैं, log x1 प्लस log x2 मोर देन इक्वल log k3 का नाम c रख दो, तो आ गया तुम्हारा रीजन, यही है रीजन, रिजेक्शन रीजन हो गया प्रूफ। तो पहला पार्ट हो गया कि दिस इज अ क्रिटिकल रीजन, तो ये रिजेक्शन रीजन आ गया कि रिजेक्ट h0 इफ ln x1 प्लस ln x2 मोर देन c, तो ये प्रूफ हो गया। अब आगे है डिटर्मिन c इन टर्म्स ऑफ सुटेबल कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट मतलब अल्फा, इफ द काई स्क्वायर ऑफ, अच्छा काई स्क्वायर के टर्म में, व्हेन लेवल इज अल्फा। अब ये कह रहा है कि मान लो अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट का है, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट सी होगा, सो दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक, लेफ्ट साइड जो है, और राइट साइड इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो अभी आपको ये कहना चाह रहा है कि ये अल्फा साइज है ना, सी की वैल्यू निकालो अल्फा के टर्म में, जो पार्ट बी एक्चुअली कहना चाह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ अल्फा इफ लेवल ऑफ टेस्ट इज अल्फा। तो सिंपल डेफिनेशन यूज करना है ना, तो अल्फा दे रखा होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, चेक करो, अल्फा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, सो अल्फा इज प्रोबेबिलिटी log x1 प्लस log x2 मोर देन c व्हेन h0 इज ट्रू। h0 क्या था, यूनिफॉर्म 0 1, तो मतलब x1 x2 दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 लेना है। तो यहाँ कहना ये चाह रहा है कि हमें x1 और x2 का डिस्ट्रीब्यूशन ना
यूनिफॉर्म 0 1 लेके चलना है, मतलब वही पीडीएफ था ना एफ एक्स बराबर 1, तो यूनिफॉर्म 0 1 लेके चलना है। अब बताओ, आपको थ्योरम याद होगा, है ना? अगर माइनस हाँ, सो x1 अगर किसी में भी ले जाओ चाहो तो, एक्सपोनेंशियल से गामा या गामा से, हाँ x हाँ मतलब यूनिफॉर्म 0 1 है, तो माइनस एल एन एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था? एक्सपोनेंशियल 1। हाँ, तो एक्सपोनेंशियल 1 इसको गामा में ले आ सकते हैं, गामा का स्क्वायर बना देगा, है ना? तो ऐसा हम्म है। तो देखो, या पहले ही का स्क्वायर माइनस में लाना है तो -2 कर दो, -2 एल एन एक्स, तो एक्सपोनेंशियल 1/2, जो कि का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो, -2 एल एन एक्स होता है ना, तो -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो आगे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखो, सो अल्फा बराबर प्रोबेबिलिटी -2 एल एन एक्स 1 -2 एल एन एक्स 2। अब -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, तो चेंज लेस देन -2c हो जाएगी। हमें x1 x2 को यूज़ करना है यूनिफॉर्म 0 1। अब तो अल्फ़ा ये हो गया का स्क्वायर 2, का स्क्वायर 2 मिलकर कितना हो जाएगा? का स्क्वायर 4 लेस देन -2c। अब इसको यूज़ कर लिया मैंने, इसको ही तो यूज़ किया, तभी तो का स्क्वायर बना। ये का स्क्वायर बना कैसे? इसको यूज़ करके, तब इसको हटा भी सकते हो, ज़रूरत नहीं है अब। तो अब फिर से याद करो, अब का स्क्वायर में किससे लेस लोगे तो ऐसा आएगा। तो ये अल्फ़ा कब आता है? तो का स्क्वायर को याद करो, तो का 1 स्क्वायर माइनस अल्फा, 4 लेस देन का स्क्वायर 4 कॉमा 1 माइनस 1 अल्फ़ा। माइनस तो यहाँ से कंपैरिजन कर लो, तो कंपैरिजन करोगे तो पता चलेगा 2c बराबर का स्क्वायर 4 1 माइनस अल्फ़ा, तो c की वैल्यू आएगी 1/2 का स्क्वायर 4 1। यही आंसर था, यही पूछ रहा था कि c की वैल्यू निकालो का स्क्वायर के टर्म में। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो का स्क्वायर का, तो ये अगर का स्क्वायर 4 1 माइनस अल्फ़ा लिख रहा हूँ, तो इधर 1 माइनस अल्फ़ा है और इधर अल्फ़ा है, तो इसने कहा था किसी से लेस देन होने की प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा होनी चाहिए, तो यहाँ मुझे का स्क्वायर ऐसा लेना पड़ेगा। अब जिनको डाउट है पूछो, दिस इज ऐसे इक्वेशन पहले भी दिए ठीक है ना। बाद में आया हुआ है। इसलिए कहना, देखो सारे पीवाई क्यू अगर तुम कर लोगे ना, पहली बार सबसे मुश्किल लगेगा, दूसरी बार उससे आसान, तीसरी बार और आसान, चौथी पांचवी बार लगेगा सब आ गया। ये चीज़ है, तो ऐसा लगेगा एग्जाम में टॉप कर जाओगे, लेकिन उतनी बार सॉल्व करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, ये चीज़ है। और यही बच्चे जो टॉप करते हैं, कोई अलग से थोड़ी आए, वो क्वेश्चन ही तो सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों का रैंक आ रहे हैं, कौन से बच्चे हैं, चाहे वो कोचिंग में है या नहीं है, वो जो बच्चे घर पे भी बैठ के खुद से कर रहे हैं और कर पा रहे हैं, तो उनका ही रैंक आएगा, चाहे वो कोचिंग में है या नहीं है। तुम कोचिंग में हो और खुद को सॉल्व कर ही नहीं रहे हो, तो मेरी सेटिंग थोड़ी आईआईटी में रैंक दिलवा दूंगा। रैंक उन बच्चों का आएगा जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग में है या नहीं है, ये चीज़ है। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअली। हम्म एट वाला। ठीक है, देखिए तो समझिए इसको, x be the random variable having pmf this। ओके, एक पीएमएफ दे रखा है हमें, सिंगल रैंडम वेरिएबल है, पीएमएफ हमें गिवन है, और अल्फा 1 अल्फा 2 नॉन नेगेटिव है, अननोन पैरामीटर है, ये लेस देन 1 है, ठीक है। फॉर टेस्टिंग एच नॉट दिस अगेंस्ट दिस, सपोज क्रिटिकल रीजन सी है, ठीक है, देन द क्रिटिकल रीजन हैज़, तो हमें फाइनली साइज एंड पावर निकालना है, ठीक। देखिए, तो हमें क्रिटिकल रीजन भी दे रखा है। अच्छा, ये क्रिटिकल रीजन क्या है, ये C23 का क्या मतलब है? तो ये सिंगल रैंडम वेरिएबल में टेस्टिंग, मतलब रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1 है, तो n की वैल्यू 1 है आपकी, ठीक है। सो n की वैल्यू 1 है, तो उसके लिए सॉल्व कर लीजिए।
तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब यहाँ रिजेक्शन रीजन ऐसा है, रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बिलोंग्स टू 2 3, ऐसा इन्होंने कह रखा है। मतलब इसको और ठीक से लिखे तो ऐसा है, रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स इज 2 और एक्स इज 3, ऐसा, ठीक है ना। यूनियन है बीच में, और का मतलब यहाँ यूनियन है, तो ये मतलब है। और है ना 2 या 3 होगी, क्योंकि सपोर्ट तो 1 2 3 एक्चुअली, एक्स का सपोर्ट है 1 2 3 है, तो 2 या 3 आया तो रिजेक्ट हो जाएगा एच नॉट। 2 3 में से कोई भी नहीं आया, 1 आया तो एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे इसी को लिखूँ कि एक्सेप्ट एच नॉट हो जाएगा इफ़ नाइदर 2 नॉर 3 कम्स, मतलब 1 आ जाएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये चीज़ है, क्योंकि 3 ही पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे, तो 1 2 3 की। ओके, तो अब हम आते हैं फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो हमें क्या अप्लाई करना है, तो हमें चाहिए साइज एंड पावर। देखो आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ मैं, जब क्या है ना, अगर आपको साइज की डेफिनेशन याद हो तो शुरू में जो साइज जो जनरलाइज फॉर्म है ये था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। जनरली इस मैक्सिमम की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि पैरामीटर नोन होता था, एच नॉट में एक ही पॉइंट होता था, तो उसमें क्या ही मैक्सिमाइज करेंगे। इसकी ज़रूरत पता है कब पड़ती है, जब यहाँ मोर देन 1 पॉइंट आ जाए तब मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। यही चीज़ पावर में भी था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, ठीक है, h1 इज ट्रू, ये है। तो यहाँ थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा 1, मतलब h1 में, और वहाँ h नॉट में है, ये h नॉट में है और ये h1 में है, ये होता था। सर तो मतलब यहाँ पर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इसको किया, तो इसका मतलब अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू चेंज करेंगे तो एच नॉट की कई सारी वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ, उनमें से जो मैक्सिमम आएगा वो लेना है, जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे देखो h1 में तो एक ही वैल्यू है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 इसको 0, इस हिसाब से उसकी 0 ही केवल वैल्यू होगी h1 में। चेक करते हैं। हाँ, h1 में तो अल्फा और दोनों 0, हाँ h नॉट में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है ना, सम 1 है तो हो सकता है हाफ हाफ हो सकता है, 1/3 2/3 हो सकता है, 1/4 2 है ना, इस तरह बहुत कुछ हो सकता है। देखो एक निकाल के साइज निकाल के दिखाता हूँ। तो साइज निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो वैसे तो मैक्सिमाइज रखना होता है, तो मैक्सिमम बाद में लगाएंगे, मतलब मैक्सिमम की ज़रूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे, नहीं तो ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो तो अभी के लिए क्या है, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट कब है, तो x बराबर 2 और x बराबर 3 गिवन एच नॉट इज ट्रू, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को 1 लेके चलना है। अब x बराबर 2 3 पे ऐड कर लो, यूनियन है ना, यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b बराबर पी ए प्लस पी बी इफ दे आर डिजॉइंट, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b, तो x बराबर 2 और x बराबर 3 इस कंडीशन में आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हमें ये गिवन है साथ में, ठीक है ना, गिवन है, गिवन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज़ 1, ये एच नॉट में गिवन है ना, इसीलिए पुट कर लो, दोनों को ऐड कर लो, तो 2 3 पे प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, एक साथ लिख देता हूँ, 6 एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2 पे है 2 माइनस 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड 3 2 जा 6, सो 2 माइनस 2 अल्फा 1 2 अल्फा 2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। कब गिवन है, हमें बाद में यूज़ करना है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को 1, तो इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, तो 2 प्लस 2 1/2 अल्फा 2। एक मिनट, 1/2 अल्फा 2 सीधा सीधा, हाँ हाँ, सिंप्लीफाई करोगे तो वही आंसर आएगा। चेक करो भाई, ये कह रहे हैं 1/2 अल्फा 2, मतलब अल्फा 2/2 कह रहे हो, है ना, अल्फा 2/2 आ रहा है ना, जहाँ पे अल्फा 1 अल्फा यूज़ कर सकते हो 1, चेक कर लो, बाकी लोग चेक करो सही कह रहे हैं ये। ये कांस्टेंट कहाँ चला गया, 4 कहाँ चला गया, हट गया, देख लेते सर रहो। वहाँ 4 माइनस 4 अल्फा 1 आएगा तो 4 कॉमन लेंगे, 1 माइनस अल्फा 1 तो उसको अल्फा 2 रख कर देंगे। दिया, ठीक है, ओके। तो ये मतलब ये कह गया अल्फा 2/6 2 आ गया ना आप लोगों का, मतलब यही कह रहे हो आप लोग। अब देखो ये तो साइज तो एक नंबर आना चाहिए था, बट नंबर तो आया नहीं, अल्फा अल्फा 2 यहाँ वेरिएबल है, तो होगा क्या, आपको अब यहाँ मैक्सिमम की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैक्सिमम लिखते हैं डेफिनेशन में, अब इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब बताओ एक्चुअली क्या है, तो जो साइज़ होगा, सो अभी मान लो बस मैं ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था, ठीक है, अभी समझो कि मैं जस्ट ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था,
तो अब साइज जो होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा 2/2, मतलब समझ रहे हो ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस अल्फा 2/2, जहाँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 1 है, ये था ना कंडीशन। एंड अल्फा 1 की वैल्यू 0 से 1 में है, मतलब है ना, वही मतलब है 0 से 1 0 से 1। सो अल्फा 1 0 से 1 में है, मोर देन इक्वल टू 0 एंड अल्फा 2, बताओ तो अल्फा 2/2 की क्या लगता है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1/2। तो 1 है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 मिल के 1 है, तो अगर अल्फा 1 0 कर देंगे तो अल्फा 2 हाईएस्ट 1 हो सकता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो बना सकते हो आप वो तब है जब अल्फा 2 को आप 1 ले लोगे, तो ये आंसर 1/2 हो जाएगा। चेक करो, किसी को डाउट है तो पूछो। मतलब हमें गिवन है ना अल्फा प्लस अल्फा 2 1 है, तो अल्फा 1 को 0 कर देंगे, मिनिमम अल्फा 1 को 0 ही किया जा सकता है, तो जितना अल्फा 1 को मिनिमाइज कर दोगे अल्फा 2 उतना मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये आ गया साइज, पावर निकाल लोगे ऐसे ही, बस सेम है। पावर में प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू करेंगे और मैक्सिमाइज कर देना बाद में। ये आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो आ गया ना, ओके। सर हाँ पावर में हम लोग एच मतलब अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू 0 कर देंगे यहाँ पर। किसमें? हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो गिवन ही है, तो H1 गिवन है तो एग्जैक्ट 0 कर देना है। सर तो मतलब यहाँ पर मैक्सिमाइज करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। हाँ जरूरत, क्योंकि वो नंबर ही आ जाएगा, तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली, वही ना मैक्सिमम की जहाँ नीड है वहाँ लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो पावर में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 0 रख दिया आप तो अल्फा अल्फा 2 गायब ही हो जाएगा, तो गायब हो गया तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा एक्चुअली। तो यहाँ मैक्सिमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके है ना, तो यही चीज़ आ जाएगा, बस इसमें क्या H1 इज ट्रू कर देंगे, जैसे पावर तो एक लाइन में आ जाएगा, पावर Yes, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 इज ट्रू, रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। तो यही प्रोबेबिलिटी लिखनी है, बस अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को 0 कर देना है। तो जब 0 कर दोगे, क्योंकि H1 ट्रू का मतलब ये यूज़ करना है, तो सब 0 कर दो, 4/6 आ गया है ना, तो 2/3 आ गया बस एक लाइन में, तो ये पावर 2/3 आ गया। ओके, तो ये हो गया 8। इसके बाद क्या है 14 17, तो फोर्टीन में क्या है, ऐसे ही तो आसान तो है, इसमें कहाँ दिक्कत है, P को 3/4 रख देना है, कहाँ दिक्कत है भाई इसमें? सर इसका आंसर नहीं आ रहा था। क्यों follow नहीं करने आएगा? ठीक से कैलकुलेशन करो ना, आंसर क्यों नहीं आएगा? देखो तो यार इसका अलग लफड़ा है। क्यों आंसर नहीं आएगा भाई? तो सर इसमें मेरा अल्फा 1 तो 1/8 आ गया है, पर जो बी मतलब अल्फा 1/8 आ गया है, पर बीटा की वैल्यू आ रही है 82/256, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बीटा निकालूं? तो बीटा Yes, क्या sir. है? टाइप 2 टाइप 2 एरर का फॉर्मूला बताओ। आपने पावर निकाल दिया होगा। डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट x बिलोंग्स टू डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट अंडर h1। मतलब पावर अगर निकाल लोगे तो 1 माइनस पावर, पावर टाइप 2 एरर हो जाएगा, तो पावर कैसे भी कर लो, है ना। एक तो ये तरीके से निकाल सकते हो 1/2 1 पावर, या सीधा सीधा करना है तो मैंने फॉर्मूला लिखाया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H1 व्हेन H1 इज ट्रू। ठीक, ये फॉर्मूला है। सो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H1। तो H0 कब रिजेक्ट हो रहा है? तो H0 रिजेक्ट तब हो रहा है जब S 0 या 4 है। तो एक्सेप्ट कब होगा यार? H1 कब रिजेक्ट होगा? मतलब एक्सेप्ट H0। इसका रिजेक्ट H1 मतलब क्या? एक्सेप्ट H0। इसका 1 2 मतलब 3 एक्सेप्ट H0 व्हेन H1 इज ट्रू, ये मतलब है। डायरेक्टली वो पावर ही निकाल लिए थे। हाँ तो कर लो, उससे आंसर आ जाए। पावर निकाल लो, पावर से 1 माइनस अल्फा कर लो तो भी हो जाएगा। 87 हाँ किसी भी तरीके से करो, आंसर सेम ये आ आएगा। जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे रिजेक्ट है ना, एस क्या है? एस है नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, तो एस का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली होगा बाइनोमियल कितने 4, P, यही ना, ऐसा है। तो एस का सपोर्ट क्या है? 0 से लेके 4 तक, तो रिजेक्ट H0 है जब 0 4 है,
तो यहाँ आएगा एक्सेप्ट एच नॉट अदरवाइज। तो और क्या बच गया वैल्यू एक्स की, 1 2 3, यही ना, 0 4 यहाँ है। तो एक्सेप्ट एच नॉट होगा अगर एक्स एस 1 2 3 है, रिजेक्ट एच नॉट एस 0 4 है, ऐसा। तो इससे आ जाएगा। 14 के बाद क्या है, 17। तो 17 वैसे ही है जैसे अभी कराया था ना क्वेश्चन। क्या करोगे, एल एच नॉट अपॉन एल एच 1 1970। आ जाता है आंसर तो यहाँ इसका। सिंगल सैंपल साइज वाला है, वहाँ तो था। तो यहाँ पे जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो पीडीएफ के इक्वल है एक्चुअली, तो उससे आ जाएगा। तो सिंपल वैसे ही है जैसे अभी किया था ना। जैसे यहाँ पे हमने ज्वाइंट लिए थे, आपको ज्वाइंट लेने की जरूरत नहीं है अब। यहाँ मैंने ज्वाइंट लिया था ना, यहाँ मुझे ज्वाइंट लेना पड़ा fx1 fx2। आपको बस fx(x) मतलब pdf इज लाइक्लीहुड फंक्शन इन रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1। साइज 1 है तो n1 हो गया, तो जो pdf दिया है वही लाइक्लीहुड फंक्शन है। बाकी np लेमा लगाओ, सीधा सीधा आ जाएगा। ट्राई करके देखो। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है ना, ट्राई करना। बच्चे कहते क्वेश्चन होते नहीं है, क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, तुम भगवान थोड़ी होगे एक बार उठाओगे सब हो जाएगा। अरे भाई स्ट्रगल प्रोसेस का पार्ट है, वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल है सीखने का स्ट्रगल। तो वो जब बहुत हाथ पैर मारोगे, जैसे शुरू सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। कई बच्चे बोलते सर शुरू करते पीवाई की होता ही नहीं। अरे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, तुमने अभी 1 घंटे थ्योरी पढ़े, 2 घंटे की वीडियो देखे, तुम चाहते हो सारे क्वेश्चन हो जाए। इतना आसान थोड़ी है, उसके लिए थोड़े स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल करने के लिए हाथ पैर मारना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, फिर जाके होगा। इतना आसान होता 4 दिन में एग्जाम की तैयारी हो जाती, पूरे साल लगाने की जरूरत ही नहीं है। एनीवे हाँ पूछिए। 19। तो जो बच्चे एफर्ट्स कर रहे हैं उनका ही रिजल्ट होगा, ये चीज़ है। अगर आप भी कर रहे हो तो आपका होगा। 19 जो है यहाँ हमें लगाना पड़ेगा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, मतलब है ना। तो यहाँ वो है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें जो तरीका है कि सर इसमें फॉर्मूले वाला यूज करेंगे ना, लाइक पावरफुल टेस्ट। कौन सी यूनिफॉर्मली वाला, सर जो सुप्रीमम थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा, बिग एच नॉट और डिवाइडेड बाय सुप्रीमम थीटा बिलोंग्स टू बिग एच, वो कोई नहीं मैक्सिमम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैक्स ऑफ एल एच नॉट अपॉन मैक्स ऑफ एल एच, यही ना, मतलब वहाँ पे मैंने ऐसा लिखा होगा कि मैक्स ऑफ, मैक्स लिख लो कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट, यही ना। और लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा लेस देन इक्वल टू के, यही लगाना है। जो आप बता रहे हो सही बता रहे हो, वही लगाना है। सर यहाँ पे जो बिग थीटा नॉट, तो वो रिजेक्शन, बिग थीटा जो है वो टोटल पैरामीटर स्पेस है ना यहाँ पर जी। तो यहाँ एक्चुअली ये कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा L1 अपॉन L थीटा का MLE लेस देन इक्वल टू के, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब होगा क्या, इसको अगर आप ठीक से लिखो, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो पहले इसका। तो इसका अगर हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं तो इसका जो लाइक्लीहुड फंक्शन आप लिखोगे तो क्या बना होगा, e की पावर n म्यू e की पावर माइनस समेसन xi, और ये आएगा म्यू मोर देन इक्वल टू xi, ये आएगा। ठीक है, अब थीटा की जगह मतलब म्यू लिख लो यहाँ पे। सो अभी जो थीटा लिख रहा होता क्या है ना, अब आप ध्यान से देखो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इसको अगर ठीक से लिखूँ फिर से मैं, तो मैक्स ऑफ एल म्यू, सो मैक्स ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन म्यू, और एच नॉट में म्यू क्या है, तो एच नॉट में म्यू है म्यू लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ हो गया एल म्यू वेयर म्यू इज रियल नंबर। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल म्यू वेयर म्यू इज अ रियल नंबर लेस देन इक्वल टू के। अब जरा समझो होगा क्या, लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है म्यू के रेस्पेक्ट में, ध्यान दो, तुम चाहो तो चेक कर लो, एल डैश म्यू इज पॉजिटिव, तो एल डैश म्यू पॉजिटिव है तो एल म्यू मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जितना लार्ज म्यू लोगे उतना लार्ज लाइक्लीहुड फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ तो म्यू 1 पे रेस्ट्रिक्टेड है, तो मतलब ये मैक्सिमम होगी जब म्यू को 1 ले लोगे। अब ये पूरे आर की बात कर रहा है, तो आपको पता होगा कि द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन इज MLE। तो यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन में म्यू का MLE यूज करना है लेस देन इक्वल टू के। बताओ यहाँ MLE क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आई थिंक आएगा, फर्स्ट या nth,
एमएलई कितना आएगा यहाँ से, एमएलई ऑफ म्यू निकालो। xi ग्रेटर देन म्यू है यहाँ। हाँ एन एक मिनट, ओ एक सॉरी लिखने में गलती हुआ है। तो एक्स आई ग्रेटर इक्वल टू म्यू है, तो म्यू लेस देन इक्वल टू एक्स आई है, तो म्यू लेस देन इक्वल टू एक्स आई, तो फाइनल क्या आएगा, म्यू लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ओके, तो एमएलई है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो एमएलई आपका है एमएलई ऑफ म्यू इज फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से फाइनली आपको मिला लाइक्लीहुड फंक्शन एट 1, लाइक्लीहुड फंक्शन एट फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू के। करो सिंप्लीफाई अब, तो क्या आ जाएगा, e की पावर n म्यू, e की पावर माइनस समेसन एक्स आई, तो म्यू को यहाँ रखना था 1, तो म्यू को रखना था 1, तो ये e की पावर n हो जाएगा अपॉन e की पावर n फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स e की पावर समेसन एक्स आई। यहाँ दोनों सेम ही रहेगा तो इसको हटा सकते हो, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे म्यू गायब हो जाएगा लेस देन इक्वल टू के। अब यहाँ से क्या बन के आएगा, ये और ये हो गया कैंसिल, तो ठीक से बताओ क्या आएगा जी, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के टर्म में बताओ, मोर देन इक्वल टू सम सी, दिस इज द क्रिटिकल रीजन। तो ये आपका आंसर है, देखिए समझ आया, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाया सिंपली। चेक करो, सो ये आपका आंसर है, जो क्वेश्चन ने पूछा था ना उसका आंसर ये, जो क्वेश्चन ने पूछा गया ये फाइनल आंसर है। दिस इज द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ साइज अल्फा कह रहा है। अच्छा अभी तो ये आ गया, यहाँ अल्फा यूज नहीं किया, तो अल्फा कैसे यूज होगा अब, तो आप लोग जानते हैं अल्फा कैसे यूज करते हैं हम लोग, अल्फा इज यूज टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट सी, ठीक है, तो अल्फा होगी प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो मतलब म्यू इज लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ मैक्सिमाइज करना पड़ेगा इसको, सो मतलब मैक्स लेना पड़ेगा, म्यू लेस देन इक्वल टू 1 है ना, सो इसको हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, x1 मोर देन इक्वल टू सी, और मैक्सिमम कब एच नॉट पे, तो म्यू लेस देन इक्वल टू 1, इस वाले पार्ट पे मैक्सिमाइज करना, म्यू मोर देन 0 भी था, तो मतलब कहने का मतलब म्यू बिटवीन 0 एंड 1 यहाँ पे है, तो यहाँ जो म्यू है वो 0 से 1 के बीच है, तो इस पर मैक्सिमाइज कर लेना। तो ये अब इसको सॉल्व करके आपको सी निकल आएगा म्यू के टर्म में, ये है सॉरी सी निकल आएगा अल्फा के टर्म में, तो यहाँ आपको इस इक्वेशन से सी निकाल लेना है। सॉल्व करो, बाद में मैक्सिमाइज कर लेंगे, तो ये लॉजिक है। पूछो, मतलब ये तब सिलेबस में था, अब तो ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी उसने लिख रखा है ना सिलेबस में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल, मतलब सिलेबस में बोल रखा है कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पे जो क्वेश्चन आएगा वो यूनिवेरिएट नॉर्मल के लिए ही आएगा। अब वो अलग बात है जो पेपर बना वो ना पढ़े, है ना वो अलग चीज़ है, अदरवाइज सिलेबस में तो लिखा हुआ है कि यूनिवेरिएट नॉर्मल के लिए ही आएगा, इन्होंने एक्सपोनेंशियल के लिए पूछ लिया है, तब पूछ लिया होगा, तब रहा होगा सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस अब चेंज होते रहते हैं हमेशा, तो 2014 में रहा होगा 14 में उस समय सिलेबस में, अभी तो नहीं, अभी तो मतलब बता दिया आइडिया, बट स्टिल ये तो नहीं आना चाहिए बिकॉज उन्होंने लिखा हुआ है सिलेबस में, देखे हो ना। ठीक है आई थिंक, तो सॉल्व हाँ सॉल्व कर, इसको, यस सर, तो इसमें क्या दिक्कत है आगे x1 मोर देन इक्वल टू सी, तो ये क्या मिनिमम है, तो मिनिमम मोर देन सी, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी x1 रैंडम वेरिएबल मोर देन सी व्हेन म्यू लेस देन इक्वल टू 1 इसकी पावर n, इसको मैक्सिमाइज करो म्यू बिटवीन 0 एंड 1 के लिए, एंड अभी के लिए ये है। अब x1 मोर देन सी, इसकी वैल्यू निकाल लो, वहाँ से क्या आएगी, सर आपने ये x1 मोर देन सी कैसे कर दिया, वो तो मिनिमम ग्रेटर देन सी है, तो ये कैसे पता कि मतलब कोई पांचों में से कोई x1 ही मिनिमम है। अरे थ्योरम नहीं पढ़े हो, थ्योरम पढ़े थे कि नहीं हम लोग, अभी तो बताए थे। यहाँ ये वाला मिनिमम कैसे हो गया है, चेक करो, सही लॉजिक लगाया मैंने कि कुछ गड़बड़ है, सही लॉजिक लगाया ना, हाँ सही तो है। अरे भाई ये थ्योरम हमने मैथ में नहीं पढ़ा हुआ है, मान लो एग्जांपल के लिए लिखा तो है हमने, चलो यही लिख देता हूँ जो लिखा था ना, जो यूज़ किया मैंने। सो मान लो ऐसा लिखता हूँ, c लेस देन इक्वल टू x1, c लेस देन इक्वल टू x2, c लेस देन इक्वल टू xn, इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, c सारे से छोटा होगा, मिनिमम ऑफ ऑल, यही तो किया है मैंने अभी,
मतलब C लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यही है ना, चेक करो। सर तो वहाँ पर मतलब C लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, तो C लेस देन इक्वल टू x1 x2 x3 और x5 पूरा होगा ना, आपने केवल लिखा है। तो पावर n नहीं लगाया है, सब तो सेम ही है। ये यहाँ यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये है ना, हाँ यस सर। ठीक है ना, क्योंकि सबका तो, क्योंकि IIT है ना, तो सबका तो CDF सेम ही होगा, मतलब जो भी है प्रोबेबिलिटी सबका सेम ही होगा, तो उसके बदले पावर n लगाया है, ये है ना, उसके बदले ये पावर n लगाया है। अब इसको सॉल्व करो, ट्राई करके देखो, क्योंकि अभी 9:30 से दूसरी क्लास है मेरी, तो लेट हो गया। कोई नहीं, अभी क्लास चलेगी कल भी, अभी तो कल वो है ना, कल अलग से डाउट क्लास रखेंगे, है ना, तो मतलब कल डाउट क्लास अलग चलेगा और सिलेबस अलग चलेगा। अब 2 घंटे क्लास होगी, तो कल में भी, कल क्या रहेगा, है ना, 1.5 घंटे वो रखेंगे, ये 1 घंटे डाउट क्लास रखेंगे, मे बी जैसे 8 से 9 डाउट और 9 से 11 क्लास, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव का कल थ्योरी स्टार्ट होगा और ये डाउट चलता रहेगा, तो अभी कल 8 से 9 रखेंगे, एक होगा तो 7 से 9 भी रख सकते हैं, तो 7 to 9 जिनके, रहेगा हाँ 7 से 9 ठीक रहेगा। ठीक है ना, तो 7 से 9 डाउट रखोगे, 7 से 9 और ये रहेगा, ठीक है। तो कल सर जो वो एक नॉन पीवाई वाला खाली अप्रोच बता दो ना, तो कौन उससे सा, आगे कहाँ है solve क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, पता कैसे चलेगा क्या है, एक सेकंड, नॉन पीवाई के में 43 है, कल जो क्वेश्चन लिख भेजो, भेजा ना स्क्रीनशॉट आपने भेजो, क्वेश्चन भेजो। सर, तो इसमें नहीं है गेट कल वाला। पूछो, कल भी क्लास है ना, कोई दिक्कत नहीं, कल 7 से 9 पूछो, अभी मेरे साथ 9 बजे दूसरी क्लास थी। 7 to 9 कल डाउट क्लास है, कल क्वेश्चन लेके आओ, फिर पूछो, मतलब अभी डाउट क्लास चलेगी, चाहे टेस्टिंग हो, नॉन पैरामीट्रिक हो, स्टोकेस्टिक हो, या उसके पीछे वाले भी हो जो पहले टॉपिक्स। तो ये डाउट मतलब सेंस आप लोगों के लिए अलग से चलेगा, मतलब ये है बैच वालों के लिए बस। तो इसमें ये अभी टेस्टिंग वाले प्रॉब्लम डाउट चलते, कल 7 से 9 में जो भी डाउट्स होंगे वो PY का जो भी है, और 9 से 11 में ये आपका डिस्क्रिप्टिव चलेगा कल, ठीक है। अभी चलो, अभी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो कल पूछना जिनका रह गया, थैंक यू।